हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के 5वें क्लास में आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, प्रबंध किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध आवश्यक है। प्रबंध के सिद्धांत भी मैंने बताए थे और कुछ प्रबंध वैज्ञानिकों जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल जैसे प्रबंध शास्त्रियों के नामों का मैंने उल्लेख किया था। तो इसके पहले वाले पीरियड में मैंने बताया था हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, जिनको हम सामान्य सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम प्रबंध शास्त्री हैं, इसलिए उनको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा गया है। हेनरी फेयोल को प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता यानी जनक कहा गया है। उनके द्वारा बताए गए 14 सिद्धांतों का हमने विस्तार से अध्ययन पिछले क्लास में किया है। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में दूसरे प्रमुख प्रबंध वैज्ञानिक, जिनका नाम एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के भाग में देखिए, किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियां हो सकती है, उसमें एक विधि है वैज्ञानिक विधि। 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, अनेक कंपनियां इस क्षेत्र में आई, औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे अनेक समस्याएं भी आई और इसलिए प्रबंध वैज्ञानिकों ने प्रबंध के क्षेत्र में अनेक रिसर्च की, अनेक खोज की है, जिसमें चार्ल्स बेबेज और एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनका नाम प्रमुख है। वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह कहा जाता है इनको। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह। वैज्ञानिक प्रबंध अर्थात दो शब्दों के मेल से बना है वैज्ञानिक प्रबंध। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का आशय देखिए। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला विज्ञान और दूसरा प्रबंध। विज्ञान का अर्थ इस पाठ के शुरू में जैसे मैंने बताया, प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान। किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यहाँ ज्ञान का आशय सामान्य ज्ञान से है और अर्थात विशिष्ट, और विशिष्ट ज्ञान अर्थात किसी ऐसे विषय का अध्ययन जिनमें अनेक प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोग एवं अनेक रिसर्च अर्थात अनुसंधान, खोज के द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, कोई परिणाम निकाला जाता है। इसलिए प्रबंध को वैज्ञानिक प्रबंध का रूप दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। अर्थात पहले जो फेयोल का सिद्धांत था वो सामान्य सिद्धांत था। टेलर ने वैज्ञानिक ढंग से इसका विश्लेषण किया, नए खोज किए, नए रिसर्च किए
और नई जानकारियां दी, इसलिए इसके सिद्धांत का नाम है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता F.W. टेलर और प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता मैंने बताया था हेनरी फेयोल। यहां पर वैज्ञानिक प्रबंध का आशय मैंने जैसे बताया, यहाँ पर एक और प्रबंध शास्त्री हैं सर अलेक्जेंडर ब्लैक। इसने कहा है कि विज्ञान अवलोकन तथा प्रयोगों को सिद्धांतों के रूप में ढाल कर बनाए गए संगठित ज्ञान के मार्ग के माध्यम से विश्व को समझने का एक ढंग है। क्योंकि आज का व्यापार केवल राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हो गया है। विश्व एक बाजार हो गया है, विश्व को अब बाजार कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं इनको देखें, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इनकी अनेक परिभाषाएं दी है। ये कुछ परिभाषाएं जैसे F.W. टेलर ने प्रबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है, प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो। ध्यान से सुनिए इनको, प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो, साथ में यह भी देखना कि सबसे उचित एवं सस्ते ढंग से कार्य कराना। किसी कार्य को सबसे पहले तो व्यक्तियों से क्या कराना है, और जब क्या कराना ही तय हो गया तो उस कार्य को उचित ढंग से और सस्ते ढंग से अर्थात कम लागत पर उस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। ये F.W. टेलर की परिभाषा, बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है F.W. टेलर की परिभाषा। और ऐसे ही दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा नीचे में जो तीसरे नंबर पे है, लॉरेंस एप्ले की परिभाषा भी बहुत वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है वैज्ञानिक प्रबंध वह नियोजन है जो प्रबंध कार्यों का निष्पादन प्रतिदिन के अंगूठा नियम, यह जानना या तीर व तुक्का विधि के स्थान पर एक सजग एवं व्यवस्थित मानवीय विधि से करता है। एप्ले की परिभाषा याद रखेंगे, तीर तुक्का वाला काम इसमें नहीं होता है, क्योंकि आज का युग प्रबंध का युग है, वैज्ञानिक युग है। तो आज का व्यापार भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, इसलिए तीर तुक्का वाला कोई काम आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आइए हम प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को मैंने भी जैसे बताया, तो इनका सारांश ये है, या प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध को हम इस प्रकार समझ सकते हैं सारांश में। वैज्ञानिक प्रबंध में एक निश्चित लक्ष्य होता है, लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित योजना होती है। इसके लिए आप जो व्यवसाय अध्ययन है नवबोध की, इसमें पेज नंबर 44 देख सकते हो। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण यानी विशेषताएं भी बताई गई है। तो उन विशेषताओं को मैं संक्षेप में इस प्रकार बता रहा हूं। तो पहली विशेषता एक वैज्ञानिक प्रबंध में वो होती है निश्चित उद्देश्य। उस उद्देश्य को पाने के लिए एक सुनिश्चित योजना। योजना तभी सफल होती है, योजना की सफलता के लिए तीसरे लक्षण उसमें होना चाहिए कर्मचारियों में आपसी सहयोग। चौथे लक्षण होना चाहिए वैज्ञानिक प्रबंध की, वो है न्यूनतम लागत।
पर अधिकतम उत्पादन, कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन करें। सहकारिता की भावना, वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबंध का प्रमुख कार्य एक नियंत्रण है, तो बिना नियंत्रण के कोई लक्ष्य भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो एक लक्षण वैज्ञानिक प्रबंध का वैज्ञानिक ढंग से उस कार्य पर नियंत्रण। और छठवें लक्षण कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की, मानकों का निर्धारण। मानक अर्थात स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि लक्ष्य को पाना है तो क्वालिटी का विशिष्टीकरण का ध्यान रखें, विशिष्टीकरण को प्राप्त करते हुए लक्ष्य को पाना, ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। इसी को कहते हैं मानक। एक निश्चित स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, सामान जो भी, उत्पाद जो भी है वो निश्चित स्तर का होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए माल बिका ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इसमें एक और लक्षण बताया गया, अनुसंधान एवं प्रयोग, जैसे मैंने अभी टेलर की परिभाषा में बताया था। वैज्ञानिक प्रबंध विभिन्न रिसर्च करने के बाद, विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल करने के बाद ये निष्कर्ष निकालता है, इसलिए तो इसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया है। और एक और लक्षण हम कह सकते हैं, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है उन्हीं से ही वह कार्य कराया जाए, तभी वह कार्य सही ढंग से हो पाएगा और एक व्यवसाय या उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। एक और अन्य विशेषता हम कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की, वो है अनावश्यक कार्यों की समाप्ति। कार्य के दौरान कोई अनावश्यक कार्य न हो। जिस कार्य को हम शुरू किए हैं और जैसा करना चाहते हैं, जितने समय में पूरा करना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम कार्य के दौरान कार्य करते करते अनावश्यक कार्य न करें। और अंतिम और महत्वपूर्ण लक्षण वैज्ञानिक प्रबंध का, वो है निश्चित सिद्धांत। जैसे विज्ञान का सिद्धांत निश्चित होता है, इसलिए उनका परिणाम भी निश्चित होता है। इसलिए तो विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान का, तो वैसे ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का भी एक लक्षण है निश्चित सिद्धांत। एक निश्चित सिद्धांत को लेकर के कार्य करें, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और एक और लक्षण भी कह सकते हैं उत्तरदायित्व का निर्धारण, अर्थात क्योंकि बड़ा व्यवसाय है, सब में अलग अलग कार्य बटा होता है, अलग अलग व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। इसलिए यदि किसी से कोई गलती हो और उसके कारण व्यवसाय को या कंपनी को या व्यापार को नुकसान होता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। तो वैज्ञानिक प्रबंध टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को हम थोड़ा और विस्तार से देख लें। FW टेलर महोदय ने FW टेलर, इनका जीवन परिचय मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं। FW टेलर का जन्म सन 1856 में फिलाडेल्फिया अर्थात यूएसए में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस, जर्मनी में हुई थी और बाद में वे फिर से अमेरिका अर्थात यूएसए आकर के कंपनी में एक मजदूर के रूप में कार्य शुरू किया। इन्होंने कार्य अपना मजदूरी, जो भी कार्य इनको मिला था मजदूर के रूप में, उसको बड़े ही कठोर परिश्रम और निष्ठापूर्वक किया और उनके कार्यों को देखकर इस कंपनी ने केवल 6 वर्ष के अवधि में ही इनको अपने कंपनी का
मुख्य इंजीनियर बना दिया। और इसके बाद तो इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की खोज में और लग गया। इन्होंने अनेक वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में किताबें भी लिखी है। और आज यूरोप, जापान, इंग्लैंड, एशिया, जितने भी औद्योगिक देश हैं, विकसित देश हैं, आज इनके सिद्धांतों के आधार पर ही, इनके सिद्धांतों को अपना करके ही इतना विकास किया है। तो आइए जाने हम टेलर ने ऐसे कौन से सिद्धांत बताए जो आज दुनिया के देश इनके सिद्धांतों को अपना करके अपने देश का, अपने व्यवसाय का, अपनी कंपनी का विकास कर रहे हैं। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, हालांकि फेयोल का सिद्धांत इसके पहले का सिद्धांत है। सबसे पहले सिद्धांत को हेनरी फेयोल ने प्रतिपादित किया, लेकिन उसमें नए नए परिवर्तन जो किया, नए खोज किया, वो है F.W. टेलर। इसलिए तो इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा गया, आज के प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको कारण इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कहा जाता है? तो सबसे पहला देखिए, कार्यानुमान का सिद्धांत। कार्यानुमान का सिद्धांत, ये देखिए पहला पॉइंट, कार्यानुमान का सिद्धांत। कार्यानुमान का सिद्धांत टेलर ने कहा है, सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के पहले उस कार्य के बारे में पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। हम कोई भी काम करें, चाहे कोई परीक्षा की तैयारी करें, किसी चैप्टर की तैयारी करें, कोई भी कार्य करें, पहले उसके बारे में अनुमान लगा लें कि उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा और उस कार्य को करने में कितना खर्च आएगा। साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाना है कि उस कार्य को करते समय क्या क्या परेशानियां आ सकती है और उन परेशानियों को कैसे हल किया जा सकता है। ये 3-4 बातें यदि ध्यान में रखें और कार्य शुरू करें तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल हो सकता है। तो पहला सिद्धांत F.W. टेलर का है कार्य अनुमान का सिद्धांत। पहले कार्य की अनुमान लगाओ, किसी भी कार्य जो करना चाहते हो तो कितने समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, क्या क्या परेशानी आ सकती है और उस परेशानी को हम कैसे कर सकते। ठीक, इनका दूसरा सिद्धांत देखें, प्रयोगों का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रयोगों का सिद्धांत। टेलर ने विभिन्न प्रयोग किए, विभिन्न प्रैक्टिकल किए, रिसर्च किए, खोज किए, अनुसंधान किए, क्या कि ऐसे कार्य को किस प्रकार से किया जाए कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़े। किसी को लक्ष्य को पाने के लिए कार्य क्षमता जरूरी है। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वह उस कार्य को जल्दी कर लेता है और अच्छे से कर लेता है। तो प्रयोग के सिद्धांत इन्होंने अपनाया। दूसरा बताया प्रयोग का सिद्धांत। इसमें क्या क्या किया? प्रयोग के सिद्धांत में सबसे पहले समय अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखो, परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है ये परीक्षा प्रबंध सिद्धांत। समय अध्ययन, समय अध्ययन के अंतर्गत इसने ये बताया जो कार्य आप करने का निश्चय किए हैं उसमें वो कार्य कितने समय में हो सकता है। किसी कार्य को, जैसे किसी काम को करने के लिए 4 लोगों को दे दिए तो वो कितने समय में हो सकता है और वास्तव में हमने क्या अंदाज लगाया कि वो समय में कितने समय में हो जाना चाहिए।
कितना समय में हो जाना चाहिए और वास्तव में उस काम को जब करते हैं तो कितना समय लगता है, ये देखना है। इसके लिए इन्होंने एक स्टॉप वॉच का प्रयोग किया, एक घड़ी का प्रयोग किया। काम शुरू करने के समय देख करके काम शुरू करना कि वो काम हमने अंदाज लगाया है कि ये काम 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन उस काम को जब शुरू किए कर्मचारी तो उसको कितने समय में कर पाया, या अधिक समय लगाया या निर्धारित समय में पूरा कर लिया। और यदि निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? हो सकता है उस अवधि में जितने समय का जो टारगेट दिया गया था उस समय में उस काम को करने वाले लोग कुछ हरकत किए होंगे। हरकत का मतलब टाइम वेस्ट किए होंगे। कितने समय, जैसे किसी को काम दिए, कुछ हो सकता है पानी पीने के लिए बीच बीच में 1 बार 2 बार 4 बार गया होगा, कोई यूरिन गया होगा, कोई लंच भी उसी समय किया होगा। तो इतने समय को उस समय में जो निर्धारित समय है उसमें आप घटाइए और वास्तविक समय निकालिए कि वास्तव में उस काम के लिए कितना समय दिया, जिसके कारण वो काम उतने समय में पूरा नहीं हो पाया। यानी श्रमिकों के कार्य करने का ढंग का पता लगाना है कि इस काम को 1 घंटे जो निर्धारित था उसमें क्यों नहीं कर पाए, इसका कारण क्या है, उस काम को 2 घंटे में कैसे पूरा किया। यदि वो बीच में कुछ हरकत नहीं करते, टाइम पास नहीं करते, तो हो सकता है वो 1 घंटे में हो सकता था। तो इसके लिए उन्होंने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया। तो प्रयोग के सिद्धांत में पहला कार्य इन्होंने क्या किया, 3 प्रयोग किया कर्मचारियों के लिए। एक तो समय का अध्ययन, समय निर्धारित करके काम को करना, और तो समय में नहीं हो पाया तो कारण क्या है ये पता लगाना। और दूसरा है गति अध्ययन। गति अध्ययन का मतलब होता है किसी काम को अच्छे ढंग से करने की कौन सी विधि ठीक रहेगी, इसे पता लगाना ही गति अध्ययन। अर्थात गति अध्ययन का मतलब है किसी काम को करने की गति क्या है, किस स्पीड से उस काम को किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ लोग किसी काम को कर रहे हैं, एक निर्धारित समय 1 घंटे में करना है, तो बैठ बैठ के टाइम पास करके उस काम को कर रहे हैं बैठ समय। इससे क्या होगा, काम करने की गति उनकी कम होगी। यदि तो इन्हीं को देखना, श्रमिक उन्हें ना देख सके। इस काम के लिए टेलर ने एक ऐसे ही स्थान पर बैठ गया, छुप करके बैठ गया, और कर्मचारियों के काम को देखा उन्होंने कि कर्मचारी जो काम दिया गया है उसको कितनी स्पीड से कर रहे हैं, कितनी गति से कर रहे हैं। तो और उसकी गति को नोट किया। यदि इस काम को ये व्यक्ति इतने लगन से कर रहे हैं, कितने लगन से कर रहे हैं, और इसके निष्कर्ष पर पहुंचना कि वास्तव में जिस गति से उस काम को करना चाहिए उस गति से उन लोग किए कि नहीं किए, और किए हैं तो क्या स्टैंडर्ड का ध्यान रखा है, मानक को ध्यान रखा है। अर्थात जिस गति से करना चाहिए, हमने सोचा था जिस गति से काम होना चाहिए क्या उस गति से काम हुआ। तो ये श्रमिकों की कार्य क्षमता को परखने की दूसरी विधि गति अध्ययन। पहले मैंने बताया समय अध्ययन, उसके लिए रिस्ट वॉच का प्रयोग किया। गति अध्ययन, किस गति से किस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए उन्होंने छुप करके इनके कार्यों को देखा कर्मचारियों के। और ये देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा कर्मचारियों के कार्य क्षमता में जो 3 प्रयोग किया है, तो तीनों प्रयोग को यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखो चित्र में समय अध्ययन, गति अध्ययन, और तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग उसने किया, प्रैक्टिकल किया कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, वो है थकान अध्ययन। क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग काम करते समय जल्दी थक जाते हैं और कुछ देर से थकते हैं। तो ऐसे
समय में जब कर्मचारी थक जाता है, जल्दी न थके उसके लिए क्या किया जाए। देखिए इनको ध्यान रखना, ये यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है, यदि कोई श्रमिक, देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन, यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि एक निश्चित समय के बाद श्रमिक को आराम दिया जाए तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाए, क्योंकि लगातार काम करने से थकान जल्दी, तेज गति से काम करेंगे तो थकान जल्दी आएगी, इसलिए और जो धीरे धीरे काम किए देर से थके। तो तीसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला अपने प्रयोग से कि तेज गति से काम करने से जल्दी थकान आती है, श्रमिकों की कार्य क्षमता घट जाती है, और यदि उसको बीच बीच में आराम दिया जाए तो उनकी कार्य क्षमता फिर से बढ़ जाती है। आराम दिया जाए का मतलब उनको बीच में कार्य के दौरान हो सकता है कुछ ठंडा या गर्म चाय या नाश्ता आदि भी उनको दिया जाए बीच में, ताकि इससे उसकी कार्य क्षमता और तेजी से बढ़े। यदि बीच लंबे समय तक काम कराना है किसी से तो बीच में आराम देना जरूरी है। ये है इनका तीसरा प्रयोग। तो कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए टेलर ने 3 प्रमुख प्रयोग किए, जिनको प्रयोग का सिद्धांत कहा जाता है। पहला मैंने बताया समय अध्ययन, किसी काम को कितने समय में पूरा किया, कितने समय में पूरा होना था। दूसरा गति अध्ययन, किस गति से काम करना था लेकिन कर्मचारियों ने काम करने की गति कैसी रखी। और तीसरा थकान अध्ययन, काम करते समय कर्मचारी इस प्रकार से काम करने से जल्दी थक जाते हैं, उनके कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए ये थकान अध्ययन, ये निष्कर्ष निकाला उसने कि किसी कर्मचारी को लगातार काम लेने के बजाय बीच बीच में आराम देना आवश्यक है। तो ये सिद्धांत हेयोल का 12 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत मैंने बताया कार्यानुमान का सिद्धांत, दूसरा प्रयोग का सिद्धांत, प्रयोग के सिद्धांत में 3 प्रयोग किए। अब हम देखेंगे तीसरा नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत टेलर के अनुसार हरेक विभाग में, हरेक कंपनी में अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग में एक योजना विभाग होना चाहिए, प्लानिंग, कि किसी कार्य को किस ढंग से किया जाए, यानी योजना बना करके किया जाए। इससे कर्मचारी की कार्य की दशा एवं सुविधाएं, कार्य की दशा का मतलब कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं वहां का वातावरण अच्छा हो और जो आवश्यक सुविधाएं वहां चाहिए कार्यस्थल पर वो उनको प्रदान की जाए। क्योंकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को, देखिए टेलर के अनुसार वैज्ञानिक नियोजन वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय है। नियोजन क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय है। जिस प्रकार शरीर में हृदय का जितना महत्व है उतना ही महत्व वैज्ञानिक प्रबंध का एक व्यवसाय में है। चौथा सिद्धांत वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत टेलर ने बताया कि कर्मचारियों का उचित चुनाव, कर्मचारी रखने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कर्मचारी को
कंपनी में आप भर्ती कर लिया जाए। इसका मतलब है कर्मचारियों के चुनाव में से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही योग्यता वाले व्यक्ति लिए जाएं। कर्मचारी के चयन का मतलब है जिस काम के लिए हमें व्यक्ति चाहिए वह उस काम के लायक हो। यह है वैज्ञानिक चयन का मतलब। अब जैसे अब कोई कंप्यूटर का काम कराना है किसी से, अकाउंट का काम कराना है, उसके लिए आपने वकालत की पढ़ाई किए हुए कर्मचारी को भर्ती कर लिए, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अकाउंट का काम अकाउंट विषय का जो पढ़ाई किया है वही कर सकता है। वकालत की जो किया है वो वकालत का काम कर सकता है जो वकालत की पढ़ाई किया है। तो वैज्ञानिक चयन का चौथा सिद्धांत है वैज्ञानिक चयन, अर्थात काम के आधार पर व्यक्ति का चयन। और यदि चयन कर लिए हैं, जरूरी नहीं है वह व्यक्ति चयन हो गया तो उसको सब कुछ आता है, बीच बीच में उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में जैसे कि उन्होंने कहा है, टेलर ने कहा है, देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं है जो अच्छा गा सकती है लेकिन गाएगी नहीं। ये देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं है जो अच्छा गा सकती है लेकिन गाएगी नहीं। अर्थात काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, काम उसको आता है इसलिए उनका चयन कर ले, ऐसा नहीं, काम के प्रति उसकी रुचि होनी चाहिए। यह है वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन। टेलर ने पांचवा सिद्धांत बताया कार्य का विभाजन, क्योंकि बड़े उपक्रम में अनेक कार्य होते हैं और संगठन में सभी लोगों की आवश्यकता होती है, क्यों इसलिए कर्मचारी को ही अंग कहा गया है। कुछ कर्मचारी कंपनी के पैर हो सकते हैं, कुछ मस्तिष्क हो सकता है, कुछ कर्मचारी आंखें मजबूत हो सकती है, अच्छी हो सकती है, तीव्र हो सकती है। तीव्र का मतलब है काम को अच्छी ढंग से देखना समझना। तो इसीलिए इसे ही सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत कहते हैं। कार्य विभाजन के सिद्धांत को सही व्यक्ति को सही काम, ये पांचवा सिद्धांत बताया। छठवां सिद्धांत है प्रेरणात्मक मजदूरी सिद्धांत। यदि अभी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो छठवां सिद्धांत टेलर ने बताया है मजदूरी कितनी भी अधिक क्यों न हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक। कार्य के प्रति लगन होना चाहिए, इतनी मजदूरी उसको दी जाए। और इसीलिए टेलर ने एक नीचे में देखिए यहाँ पर विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, ये विभेदात्मक मजदूरी पद्धति लागू किया। अर्थात इनका कहना है कि मजदूरी उसके काम के आधार पर दी जाए, प्रमाणित, जितना अच्छा काम करता है उसी ऊंची दर से उसकी पारिश्रमिक होनी चाहिए। और जो मजदूर या जो कर्मचारी या अधिकारी एक निश्चित स्टैंडर्ड का, एक प्रमाणित स्तर का काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मजदूरी कम होनी चाहिए। तो जो अच्छा काम कर रहा हो उसको अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए, जो काम ठीक से नहीं कर रहा है उसकी मजदूरी कम होनी चाहिए। ये है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, 2 नंबर के प्रश्न में अक्सर यह साल पूछा जाता है। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत टेलर का। सातवां सिद्धांत है सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव या प्रयोग का सिद्धांत। 5 तत्व मैंने बताए हैं।
5M बताया मैंने किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, मैन, मशीन, मानव, मटेरियल और मेथड। किसी भी कंपनी में अच्छे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के, अच्छे स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए अच्छे कच्चे माल, कच्चा माल अच्छा रहेगा तो उससे जो माल बनेगा वो तैयार माल होगा, वो भी अच्छा ही बनेगा, मानक स्टैंडर्ड का होगा। इसलिए एक कहावत है, जैसा बीज वैसा फल। तो देखिए सब जानते हैं इसके कोटेशन को। हाँ, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात अच्छी सामग्री से वस्तु का निर्माण भी अच्छा होगा। जैसे बीज डालेंगे वैसा ही वृक्ष तैयार होगा और वैसे ही उसमें फल आएगा। तो लक्ष्य को पाने के लिए 7वां सिद्धांत बताया टेलर ने कि कच्चे माल अर्थात किसी वस्तु को किसी निर्माण में बनाने के लिए हमने जो कच्चा माल उपयोग किया है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी यदि सामग्री अच्छी है तो उसके उपयोग की विधि भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खराब चीज से अच्छी चीज नहीं बनाई जा सकती, और खराब चीज से जो चीजें बनेगी अच्छी वो कुछ दिन बाद खराब भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि अच्छी वस्तु है लेकिन गलत तरीके से बनाई गई है तो वो भी टिकाऊ नहीं हो सकती है। तो 7वां सिद्धांत वैज्ञानिक चुनाव और प्रयोग का सिद्धांत। 8वां सिद्धांत आधुनिक यंत्र एवं उपकरण का सिद्धांत। आज का व्यवसाय, आज का व्यापार, उद्योग उन्नत यंत्रों का युग है, जिसको आधुनिक युग कहते हैं। कल युग अर्थात यंत्रों का युग है। आज का युग कल युग, कल यानी मशीन, यंत्र, तो यंत्रों का युग है। और जितने अधिक यंत्रों का, उच्च स्तर के मशीनों का आप उपयोग करेंगे, माल का उत्पादन कम लागत में होगा और माल शीघ्र तैयार हो पाएगा। 9वां सिद्धांत प्रमापीकरण का सिद्धांत। केवल माल अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेना ही लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं है। इसके लिए मात्रा के साथ साथ उस वस्तु का प्रमापीकरण, स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना है। लागत कम आए और माल स्टैंडर्ड का हो, तभी प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत के अनुसार हम कार्य ये है, ऐसा माना जा सकता है। ये 9 सिद्धांत। इसके बाद कुछ और सिद्धांत हैं, देखिए। 10वां सिद्धांत है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। अगले पेज में देख लेना इनको, बुक्स के मैंने प्रिंट ये 3 पॉइंट्स नहीं कर पाया। क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। किसी भी कार्य को करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। सभी लोग यदि मिलजुल करके आपसी सहयोग से कोई काम करे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 11वां सिद्धांत है आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत। आदर्श लागत लेखा, कॉस्ट अकाउंट एक विषय होता है। आगे 12वीं के बाद कॉलेज वगैरह में जाओगे तो एक विषय के रूप में इनको पढ़ोगे, लागत लेखा। जैसे हम लोग अभी केवल पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, लेखा कर्म, इनके अनेक भाग हो जाते हैं आगे क्लासेस में। तो इसमें एक विषय के रूप में पढ़ोगे लागत लेखा, कॉस्ट अकाउंट विषय, क्योंकि लागत लेखा का भी एक व्यवसाय प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख अंग है। और अंतिम और महत्वपूर्ण सिद्धांत मानसिक क्रांति का सिद्धांत। मानसिक क्रांति अर्थात मन से किया जाने वाला कार्य। क्रांति अर्थात हमने जो लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने का प्रयास। क्रांति का मतलब प्रयास से है, लक्ष्य को पाने का प्रयास। यहाँ पर मानसिक क्रांति अर्थात किसी कार्य को करने के लिए मन से कार्य करना। कहा गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो लक्ष्य हमको दिया गया है, जो कार्य हमको करना है, उसको मन से करें। मन लगेगा काम में तो वो काम अच्छा होगा। तो इस तरह से FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के जो 12 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं,
इसलिए इनको वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कहा गया है। तो आज बस इतना ही, लेकिन ध्यान रखें ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है FW टेलर का, फ्रेडरिक विंसलो टेलर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए भी। इस पूरे सिद्धांतों में से जो सिद्धांत है इनको भी नोट्स बना लेना और अच्छी से इनकी तैयारी करो। अच्छा, इसके पहले पीरियड में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स बना लिए होंगे, और जैसे ही मैं ये सेकंड वाला अध्याय समाप्त होगा तो नोट्स तुम्हारा देखूंगा, मैं पूछूंगा कि किस प्रकार से कैसे नोट्स बनाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू। इसको कम नहीं करते, इसको